Hello student, today I will discuss civics, and in civics we read chapter 2 what is democracy, why democracy. डेमोक्रेसी क्या है और क्यों डेमोक्रेसी ही क्यों. चैप्टर 2 इस वजह से क्योंकि चैप्टर जो फर्स्ट है वो आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है. चैप्टर 2 से ही सिविक्स को पढ़ना शुरू करना है हमें क्लास 9 में. तो सबसे पहले हम डेमोक्रेसी का मतलब समझें. तो डेमोक्रेसी का मतलब हम समझते हैं लोकतंत्र. यह जो डेमोक्रेसी वर्ड जो आया है यह ग्रीक वर्ड है डिमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है. डिमोस मीन्स कॉमन पीपल और क्रेटिया मीन्स जो होता है रूल, यानी आम जनता के द्वारा जो चुनी हुई शासन व्यवस्था है उसको लोकतंत्र का नाम देते हैं. लोगों के द्वारा जो चुनी हुई व्यवस्था है उस शासन पद्धति को नाम जो दिया जाता है वो है लोकतंत्र. और आज हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र यह शासन व्यवस्था आपको कहा जाए कि शुरुआती में 50-60 साल 70 साल से देखने को मिली. इससे पहले जो शासन व्यवस्थाएं थी उस शासन व्यवस्थाओं में नॉन डेमोक्रेटिक रूल थे. और नॉन डेमोक्रेटिक रूल क्या होता है ये सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे. नॉन डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि वह शासन व्यवस्था जिसमें जो शासन प्रणाली है उसको लोगों के द्वारा चुना गया नहीं, वह या तो हेरेडिटरी है या अन्य किसी वजह से. और इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने का काम करेंगे जिसे नाम दिया गया है टाइप्स ऑफ नॉन डेमोक्रेसी. तो सबसे पहला है डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह शासन. तानाशाह शासन का मतलब हुआ वैसी शासन व्यवस्था जहां एक व्यक्ति ही उस कंट्री पे रूल करने का काम करता है, उसकी बातें ही सभी रूल का काम करती हैं और किसी भी व्यक्ति को, उस देश में रहने वाले व्यक्ति को सरकार के खिलाफ बोलना, प्रेस और मीडिया को सरकार के खिलाफ जो होता है लिखना, बोलना, छापने की आजादी नहीं है. यहाँ तक कि वो जो रूलर है उसको चेंज करने का भी अधिकार नहीं. और इसी तरह के रूल को जो है हम लोग डिक्टेटरशिप रूल का नाम देते हैं, तानाशाह शासन का नाम देते हैं. अगर एग्जाम्पल के रूप में कहें तो हिटलर का अपने शासन, हिटलर का जो होता है आपने नाम सुना होगा, जो जर्मनी का था, उसकी शासन व्यवस्था डिक्टेटरशिप रूप में आती है. और प्रेजेंट में देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया का किम जोंग जो शासक है वो, उसका जो रूल है वो डिक्टेटरशिप रूल के नाम से जाना जाता है. वहां वही जो है रूलर है और जो होता है वही सारी पद्धति को, सारी शासन प्रणाली को वही चलाने का काम करता है. दूसरा है मोनार्की यानी राजतंत्र व्यवस्था. मोनार्की कहा जाए तो यह सबसे पुरानी शासन व्यवस्थाओं में से एक है. यही दुनिया में पहले कोई भी शासन व्यवस्था नहीं थी तो उस समय मोनार्की शासन व्यवस्था थी. जैसे कि हम बात करते हैं अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले आपने रामायण देखा होगा और रामायण में भगवान श्री राम का जो शासन व्यवस्था थी वो क्या थी, जो आपको मोनार्की यानी जो होता है राजतंत्र व्यवस्था यानी राजा रानी की शासन व्यवस्था. वहां लोग राजा रानी को चुनते नहीं है बल्कि वह राजा रानी जो होता है उनका चुनाव हेरेडिटरी होता है, वंशानुगत होता है. यानी यदि किसी राजा रानी का बेटा है तो वो अगली बार शासक बनेगा, अगर उसका बेटा है या उसके परिवार का कोई मेंबर है तो वही शासक बनने का काम करेगा. दूसरे किसी व्यक्ति को शासक बनने का अधिकार नहीं. अगर इसके एग्जाम्पल हम बात करें तो आपके भूटान जो होता है कंट्री में आज भी जो है वहां मोनार्की है. ब्रिटेन में है आपको, थाईलैंड में है आपको, यूएई में है, सऊदी अरबिया में है. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपको मोनार्की की. यानी आपने डिक्टेटरशिप पढ़ लिया, मोनार्की पढ़ लिया. तीसरा है मिलिट्री रूल. वैसी शासन व्यवस्था जहां मिलिट्री के जो हेड होते हैं, जनरल जिसे कहा जाता है जनरली, या ऑफिसर्स होते हैं, वही उस कंट्री को गवर्न करने का काम करते हैं, वही रेगुलेट करने का काम करते हैं. वैसी शासन व्यवस्था को हम लोग मिलिट्री रूल के नाम से जानते हैं. और इसी अगर हम इसके जो एग्जाम्पल देखें तो पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की शासन व्यवस्था 1999 से 2002 के बीच में, और वहीं चिले में जो है आपको अगस्ते पिनोसे की शासन व्यवस्था 1964. तो आपने मिलिट्रीशिप भी समझ गए. यानी यहाँ जो होता है मिलिट्रीशिप में जो भी मिलिट्री के हेड हैं और ऑफिसर्स हैं वही सभी डिसीजंस लेने का काम करते हैं. दूसरे व्यक्तियों को डिसीजंस लेने का अधिकार नहीं है. यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति को जो होता है उनको चेंज करने का अधिकार नहीं होता है या अन्य चीजें देखने को मिलती है. चौथा है कम्युनिस्ट रूल. वैसी शासन व्यवस्था जहां एक ही पार्टी
चुनाव लड़ेगी, एक ही पार्टी को जो है जो था चुनाव लड़ने का शासन करने का अधिकार है, दूसरे वह लोगों को ना ही पार्टी फॉर्म करने का अधिकार है, ना ही चुनाव लड़ने का अधिकार है और ना ही शासन बनाने का अधिकार है। अगर वो पार्टी अप्रूव करती है किसी व्यक्ति को तो ही वो जोता है चुनकर जा सकता है या वही खड़ा हो सकता है, अन्यथा किसी अन्य लोगों को पार्टी फॉर्म करने का अधिकार नहीं है। यानी एक तरह से कहा जाए तो यहाँ सिंगल पार्टी रूल है। और यह इसका एग्जाम्पल में चाइना है जो कि हम पढ़ेंगे। चाइना में जो है कम्युनिस्ट पार्टी रूल है, पोलैंड में कम्युनिस्ट पार्टी रूल है। यानी आपने कुछ नॉन डेमोक्रेसी के टाइप्स को जाना और आपने यह भी जाना कि डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में क्या अंतर है। अब हम जो है अगला जो देख रहे हैं और वो है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के दो टाइप्स हैं। एक है आपको, अगर हम का बात करें तो डेमोक्रेसी के दो टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम लोग प्योर डेमोक्रेसी का भी नाम देते हैं और वही इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का भी नाम देते हैं या इसे कहते हैं। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वह शासन व्यवस्था है जिसमें जो शासन व्यवस्था है उसमें सभी लोग डिसीजन लेने का काम करते हैं। यानी अगर किसी जगह किसी देश में अगर प्योर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो वहां सभी लोग जो है वहां रहने वाले लोग उस डिसीजन में भागीदार होंगे। उन लोगों के द्वारा जो होता है एक रेफरेंडम कराया जाता है। अगर मान लीजिए किसी रूल को बनाने को लेकर है, पॉलिसी को बनाने को लेकर है, किसी लॉज में अमेंडमेंट करने को लेकर है तो उसमें रेफरेंडम कराए जाएंगे कि आप लोग इससे सहमत हैं। अगर है तो उसमें हाँ वोटिंग देंगे या अगर नहीं सहमत है तो ना में वोटिंग देंगे। और जिसमें वोटिंग ज्यादा गई, अगर हाँ में आ गई तो वो रूल या लॉ बन जाएगा, पॉलिसी बन जाएगी। अगर ना में वोटिंग है तो रूल या लॉ नहीं बनेगी। यह जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसकी शुरुआत जो है ग्रीस के एथेंस नामक जगह से देखने को मिली। अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो स्विट्जरलैंड जो देश है उसके 5 शहरों में आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी का रूल देखने को मिलता है। लेकिन यह जो कहा जाए कि सभी डिसीजन जो है वो सभी लोगों से पूछ कर किया जाए तो शायद डिले होगा और शायद कहें तो बहुत अच्छे तरीके से नहीं होगा। काफी ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी, काफी समस्याएं देखने को मिलेगी। इसलिए यह जो कहा जाए यह मतलब बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाता। आज जो हमें मैक्सिमम कंट्रियों में जो डेमोक्रेसी देखने को मिलती है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसे हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का नाम देते हैं। यह है क्या, इस बातों को समझने का काम करते हैं। तो जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम क्या देखते हैं कि जो लोग हैं वह अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का काम करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव जो चुन कर जाते हैं लोगों के बीच से वह लोगों के बिहाफ में डिसीजन लेने का काम करते हैं, पॉलिसी बनाने को लेकर, लॉ बनाने को लेकर, रूल बनाने को लेकर या लॉज या रूल में अमेंडमेंट करने को लेकर। यानी लोग जो होता है डिसीजन नहीं लेते हैं, लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं। और जैसे कि हमारे इंडिया में देखा जाए तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जहां हम एमएलए और एमपी को चुनते हैं और वह एमएलए और एमपी जो है सेंट्रल लेवल पे जो भी रूल लॉज या पॉलिसी बनाए जाते हैं उसमें वो डिसीजन लेने का काम करते हैं। एमएलए जो है स्टेट्स लेवल में जो होता है डिसीजन लेने का काम करते हैं और इसे हम जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का नाम देते हैं। और आज के समय में मैक्सिमम कंट्रियों में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। यानी आपने टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी को भी समझ लिया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं वाई डिफाइंड डेमोक्रेसी। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वाई डिफाइंड डेमोक्रेसी। हमें डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की जरूरत है। तो डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम यह एक सिस्टम है, एक वनली सिस्टम है जिसमें लोगों को अपने रूलर्स को चुनने का मौका मिलता है। यही नहीं, रूलर्स को जब इंटरवल्स ऑफ टाइम पे इलेक्शंस होते हैं वहां तो वो रूलर अगर सही से काम नहीं कर रहा होता है उनके लिए डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा होता है तो उसको चेंज करने का मौका मिलता है। एक से ज्यादा पार्टियां जो हैं उनको जो ऑप्शंस होते हैं जहां वो
उसमें से एक अच्छे रूलर्स का चुनाव कर सकते हैं। इस वजह से हमें डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की जरूरत है। अब हम कुछ डेमोक्रेसी के डेफिनेशंस को देखते हैं। तो आपने देखा कि अब्राहम लिंकन के द्वारा जो कहा गया है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। और वहीं अगर हम बात करते हैं आपको तो हेरोडोटस के शब्दों में तो लिखा गया है गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट इज वेस्टेड इन द एंटायर पीपल। यानी जो गवर्नमेंट होती है उसमें सुप्रीम पावर जो होता है वो लोगों के हाथों में होती है। सिली के शब्दों में कहा जाए अकॉर्डिंग टू सिली तो एक गवर्नमेंट इन विच एवरी वन हैज अ शेयर। गवर्नमेंट वैसे जो होता है उसे कहते हैं जिसमें सभी लोगों का शेयर है। अगर हम मैक लेवर के शब्दों में कहते हैं तो डेमोक्रेसी इज नॉट अ वे ऑफ गवर्निंग whether by majority or otherwise, but primarily a way of determining who shall govern and broadly to what ends। आपने जो होता है अलग अलग जो भी फिलोसफर्स हुए उनके शब्दों में जो है डेमोक्रेसी का डेफिनेशंस देखा। अब हम जो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम देखते हैं सबसे पहला जो है कि यहां रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। यानी अभी आपने पढ़ा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में यानी यहां लोगों को अपने रूलर्स को चुनने का मौका मिलता है और वह जो रूलर जो होते हैं एमपी एमएलए के रूप में चुने जाते हैं और फिर वह एमपी एमएलए जो होते हैं पीएम प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को चुनने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो है वही मेजर डिसीजंस लेने का काम करते हैं। सेकेंड वन जो है यहाँ जो है सभी को जो है वोट यानी वोट सभी को डालने का अधिकार है। यानी हर डेमोक्रेसी में रहने वाले हर एडल्ट व्यक्ति अलग अलग कंट्रियों में एडल्ट की एज अलग अलग है। किसी कंट्री में 18 साल है तो किसी में 20 तो किसी में 21 तो किसी में 24 साल। अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में 18 साल एडल्ट का एज है। हर एडल्ट व्यक्ति चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, कास्ट से बिलोंग करता हो, जेंडर से बिलोंग करता हो, लैंग्वेज से बिलोंग करता हो या कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उनको वोट डालने का अधिकार। साथ ही साथ जो है वह उनके वोट का वैल्यू जो होगा वो इक्वल होगा। यानी अगर उस कंट्री में एक बहुत अमीर बहुत रिचेस्ट अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर जो है बहुत पावरफुल जो है एमपी एमएलए है, कोई मिनिस्टर है, तो उसके भी वोट का वैल्यू उतना ही होगा जितना एक गरीब आदमी के, आपको पिछड़े आदमी के, बेरोजगार आदमी के वोट का वैल्यू। साथ ही साथ जो है यहाँ कोई भी व्यक्ति जो होता है चुनाव में खड़ा हो सकता है। वो किसी भी जाति धर्म भाषा मजहब का वो चुनाव में खड़ा हो सकता है बशर्ते जो कुछ क्राइटेरिया है चुनाव में खड़ा होने के लिए वो कंडीशंस अगर वो फॉलो करता है तो वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। तीसरा इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी। यानी यहाँ जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। यानी यहाँ जुडिशरी किसी तरह का जो होता है जुडिशरी पे बर्डन नहीं जो होता है बंदिश नहीं। जैसा कि आप नॉन डेमोक्रेसी में देखेंगे आगे के चैप्टरों में कि कई बार जो है जुडिशरी के द्वारा दिया गया डिसीजन जो होता है खासकर गवर्नमेंट के जो होता है विपक्ष में गवर्नमेंट के खिलाफ वो उनको रास नहीं आती है और वो इस डिसीजन को बदल देते हैं। लेकिन लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में क्या देखने को मिलता है कि वहां जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जो एकदम जो है इंडिपेंडेंट है जो है वहां जो होता है किसी तरह का किसी पे डिपेंडेंट नहीं होने का काम करता है।